हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हम अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एडवर्ड। यहाँ पे बात की जो हमारे एडवर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं। फर्स्ट लिखा है जैसे एडवर्टाइजिंग सर्विस बाय गूगल, सेकंड लिखा है एडवर्टाइजिंग सर्विस बाय माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड लिखा है ऑटोमेटिक वर्ड सर्च इंजन बाय याहू, और फोर्थ लिखा है एडवर्टाइजिंग सर्विस बाय याहू। तो जब भी हम बात करते हैं एडवर्ड्स की, तो एडवर्ड्स एक्चुअल में है क्या, ये एडवर्टाइजिंग सर्विस है। किसके द्वारा दी, मतलब किसकी सर्विस है, ये गूगल की हमारी सर्विस है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब एक्चुअल में जो एडवर्ड के क्वेश्चन बनते हैं, तो जो हमारा गूगल का एडवर्ड था उसको हम आजकल नए नाम से, किस जो एडवर्ड का न्यू नेम है, ये वो भी आपको याद रखना है। और जो आज का इसका न्यू नेम है, इसको चेंज कर दिया गया था। अब इसका नया नाम क्या क्या किस चीज से हमें डिस्प्ले होता है, ये गूगल एड्स करके हमें डिस्प्ले होता है। जब भी हम सर्च करते हैं ना गूगल एड्स, तो पहले अगर मान लो कि हम पहले सर्च करते थे, तो वहां पे हम एड वर्ड्स का जो कीवर्ड है वो यूज करते थे। पर आजकल जो कीवर्ड गूगल के द्वारा यूज किया जाता है, वो गूगल एड्स करके यूज किया जाता है। तो जो हमारा गूगल एडवर्ड्स होता है, जिसको हम अभी करंटली गूगल एड्स बोलते हैं, ये एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, जो किसके द्वारा बनाया गया था, गूगल के द्वारा बनाया गया था। जो अलाउ करता है बिजनेसेस को डिस्प्ले करने, क्या चीज डिस्प्ले करेगी, ऑब्वियसली एड्स है, तो एड्स ही डिस्प्ले करने का काम करेंगी, है ना। एड्स को डिस्प्ले करने का काम करवाती है जो हमारी गूगल एड्स, जो एक हमारे पास सर्विस है। इसके अलावा जो हमारे पास गूगल जो एड्स होती हैं, ये कहाँ कहाँ पे हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जो बेसिकली मैं बोलूँ कि जो हमारी एड्स है वो कहाँ हमें डिस्प्ले करवाती हैं, जो हमारे यूट्यूब हो गया, इसके अलावा जितनी भी हमारी पार्टनर जो गूगल के साथ जिन्होंने कोलैबोरेट किया होता है उन वेबसाइट्स के ऊपर। इसके अलावा जैसे हम कोई गूगल पे कुछ चीज़ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल फ़ोन सर्च किया, तो जिस कंपनी ने मेरे साथ, मतलब गूगल के साथ ऑब्वियसली कोलैबोरेट किया होगा, तो उसकी जो सर्च हिस्ट्री है वो सबसे पहले हमें डिस्प्ले होगी यूज़र को, ताकि यूज़र जो यूज़र है वहाँ पे क्लिक करके जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर पाए। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल का मैंने एग्जांपल लिया था, तो जैसे मोबाइल में सर्च करते हैं तो मोबाइल पे सबसे टॉप पे कौन आता है, अमेजोन आता है। क्योंकि अमेजोन जो है वो क्या करता है, गूगल को काफ़ी ज़्यादा पे करता है इसके रिगार्डिंग, ताकि गूगल जैसे भी कोई यूज़र कोई चीज़ सर्च करे तो सबसे पहले अमेजोन की रिकमेंडेशन आए गूगल के टॉप पे। तो ऐसे करके जो हमारा जो गूगल की जो सर्विस है, जो एक्चुअल में एड्स है, गूगल एड्स, वो ऐसे करके काम करता है। इसके अलावा हमारे पास जो गूगल के जो एड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, अगर हम गूगल की एड्स की बात करें, तो एड्स हमारे पास कौन कौन सी आ सकती हैं। एक तो जैसे हम अभी मैंने एग्जांपल समझाया, जैसे हम सर्च एड्स करके आती हैं। जैसे हमने कोई चीज़ सर्च की, तो जैसे मैंने मैंने कोई टेक्स्ट बेस्ड, जैसे जैसे में एड्स में डिस्प्ले होती हैं, उनको बोलते हैं सर्च एड्स। ठीक है, जैसे मैंने कोई एग्जांपल टेक्स्ट कर मैंने टाइप किया और उसको सर्च किया, तो उसी के रिगार्डिंग मेरे पास क्या हुआ, कुछ एडवर्टाइजमेंट शो हुई, तो उसको बोलते हैं सर्च एड्स। इसके अलावा गूगल और कौन कौन सी एड्स हमें डिस्प्ले करता है, एक आती है हमारे पास डिस्प्ले एड्स करके। ठीक है, डिस्प्ले एड्स में होता क्या है, जैसे हम देखते हैं कभी कई बार हम यूट्यूब वगैरह चला रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें एक बैनर सा दिखता है, वहाँ पे लिखता है कि आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, ये आपके लिए फ्रेंडली है, ये समथिंग है। तो जितने भी उस टाइप की एड्स की कैटेगरी आती है, वो हमारी डिस्प्ले एड्स के अंदर आती है। इसके अलावा जैसे हमारे पास कोई गूगल के साथ कोलैबोरेट कोई वेबसाइट होती है, या गूगल की कोई कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जिन्होंने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है, उनके ऊपर भी हमारे पास ऐसे जो डिस्प्ले एड्स हमें शो होती है। इसके अलावा हम नॉर्मली देखते हैं शॉपिंग एड्स, है ना, ये भी हमारे पास गूगल के द्वारा जो यूज़ किया था, जैसे शॉपिंग एड्स, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने ई कॉमर्स वेबसाइट का जो एग्जांपल लिया था अमेजोन का, वो शॉपिंग एड्स की कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अलावा वीडियो एड्स, है ना, जैसे हम देखते हैं वीडियो की जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट थी, फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब पे चलते हैं ना, जैसे हम उसको एड्स को स्किप कर देते हैं, तो हमारी वीडियोस एड्स की कैटेगरी है, वो भी हमारी गूगल एड्स की कैटेगरी के अंडर आती है। तो जितने भी हमारे पास टाइप्स से होगी कि हमारे पास गूगल की एड्स एक्चुअल में एक सर्विस है, इस सर्विस के अंदर मल्टीपल जो सब सर्विसेज हैं वो ये गूगल हमें प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा अगर हम एडवर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखें, जैसे हम जब कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक चीज हम पढ़ते हैं पीपीसी, इसको हम बोलते हैं पे पर क्लिक। ठीक है, पे पर क्लिक। इससे होता क्या है, जैसे मान लो कोई एग्जांपल, किसी यूजर के सामने एक एडवर्टाइजमेंट शो हुई, यूजर ने जैसे उसके ऊपर क्लिक किया, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे यूजर ने क्लिक किया तो उसके अकॉर्डिंग कुछ जो एड, मतलब ऐड का जो रेवेन्यू है वो एक आधा यूजर के पास जाएगा कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट कहाँ पे जाएगा, हमारे जो गूगल है उनके पास जाएगा। तो इसको बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पे पर क्लिक। इसके अलावा दूसरा हम इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं सीपीसी। ठीक है, ये सारी टर्म्स है जो इसके रिगार्डिंग जो मेनली एडवर्ड की रिगार्डिंग पूछी जा सकती है आगे एग्जाम्स में। इसको बोलते हैं सीपीसी, इसको इसका मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, है ना। इसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक, मतलब सिंपली बात है कि उस जो बैनर है उस पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितने जो है, कितनी एड्स के ऊपर आपको, जैसे मान लो कि 10 पर्सन है उस
ऐड पे क्लिक किया तब इतना अमाउंट जो यूजर है मतलब जिसने वो एड्स लगाई हैं उसको इतना अमाउंट मिलेगा, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट पर क्लिक। फिर आता है हमारे पास CPM करके, इसको बोलते हैं कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। ये जैसे हम गूगल और यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो वहां पे आता है, जैसे जो यूट्यूब के चैनल वगैरह क्रिएट करते हैं वहां पे ये सारी चीजें जो जो भी मतलब एक्चुअली में यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको बोलते हैं कॉस्ट पर इसको लिख लेना कि ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कॉस्ट पर 1000, ठीक है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं CPM करके। अब ये एक्चुअल में होता है क्या है, जैसे ये होती है पेमेंट बेस्ड ऑन व्यूज, है ना, जैसे मान लो कि कितने व्यू यूजर ने उसका जो कंटेंट है वो देखा है, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट पर, ठीक है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, इसको बोलते हैं CPM करके, है ना। तो ये भी जितनी भी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तो काफी ज्यादा है, पर जो मेनली चार इंपॉर्टेंट है बस आपको वही याद रखनी है। इसको बोलते हैं CTR करके, ठीक है। इस क्योंकि इनकी जो टर्म्स हैं उनके सीधे वन वन लाइन में पूछे जा सकते हैं। तो CTR को हम बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, बस इसका इतना याद रखना है, इसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। तो ये चार हमने ये यहाँ पे इनको कीवर्ड को डिस्कस किया, आपको क्या करना है, इनको कॉपी पे नोट करके याद रख लेना है इसको। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑल फॉर्मूला एक्सेल स्टार्ट्स विद। यहाँ पे बात करिए जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें जो एक्चुअल में फॉर्मूले होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो जो हमारे एक्सेल के जब नॉर्मली जब भी कोई एक्सेल एक्चुअल में प्रोग्राम पढ़ता है तो एक्सेल में हमने दो तीन चीजें पहले डिस्कस की थी। एक्सेल एक्चुअल में है क्या, एक स्प्रेडशीट, ठीक है। एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो एक्चुअल में कौन से सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये हमारे पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है एक्सेल हमारा, ठीक है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो जिसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, ठीक है, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में जो डाटा स्टोर होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब यहाँ पे बोला है, जितने भी हमारे एक्सेल में जो फॉर्मूले वगैरह स्टार्ट होते हैं वो कौन से सिंबल से स्टार्ट होते हैं, तो इसके लिए हमें पता है जब हम एक्सेल यूज करते हैं तो हम फॉर्मूले से पहले क्या यूज करते हैं, इक्वल टू का सिंबल का यूज करते हैं, है ना। अब थोड़ा इसको डिटेल में और देख लेते हैं, क्योंकि एक्सेल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब कुछ बेसिक अगर हम एक्सेल के फॉर्मूले देखें जो बैंकिंग में हो गया चाहे SSC में हो गया, इसके अलावा जितने भी हमारे पास और स्टेट PSC के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे जो फॉर्मूले बेस्ड मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहली कैटेगरी हम देख लेते हैं अरिथमेटिक में। अब अरिथमेटिक में एक्चुअल में होगा कि जितने भी हमारे पास बेसिक बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होंगी वो सारी पूछी जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास A B C और यहाँ पे 1 2 3। अब जो हमारे पास A1 है, अब A1 का मतलब क्या है कि मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ। ये आ गया हमारे पास A1, है ना, ये हमारा A और ये हमारा 1, मतलब मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस सेल में हमारे पास मैं डाटा लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई डाटा ले लेता हूँ यहाँ पे। तो A1 में फॉर एग्जाम्पल मैंने डाटा ले लिया 10, है ना, और इसी तरह मैंने जो A2, अब A2 क्या होगा, जो हमारे पास एक कॉलम है और सेकंड हमारी रो, तो ये कहाँ पे हमारा कुल मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, इस जगह इस लोकेशन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें डाटा मैंने कितना फिल कर दिया 5। अब मैंने अर्थमेटिक में सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज किया मैंने सिंपल लिखा इक्वल टू A1 प्लस A2। अब इसका मतलब क्या होगा, जब भी A1 और A2 में जो भी डाटा है वो प्लस होगा और उसकी आउटपुट हमें कहाँ डिस्प्ले होगी, फॉर एग्जांपल मैंने वो फॉर्मूला इस सेल पे लगाया, ठीक है, मैंने इस सेल पे उसको ले गया, तो इस सेल पे मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू A1 प्लस A2। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो इस सेल में हमें रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 15, तो 15 हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऐसे करके जो हमारे अर्थमेटिक की कैलकुलेशन है वो परफॉर्म की जाती हैं। ये तो हमारा सिंपल आ गया प्लस का। इसके लिए अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, A1 माइनस A2, तो इस टाइम पे जो हमारे पास 15 की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा, है ना। उसी तरह अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे A1 मल्टीप्लाई बाई A2, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। तो ये बेसिक हमारे जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन है वो ऐसे करके की जाती हैं। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट है पावर का पूछा जाता है कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही लोगे, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारे पास पावर का। तो पावर में एग्जांपल लेते हैं इक्वल टू जो हमारे पास A1 है, A1 की पावर हमारे पास A2, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इस टाइम पे हमारा A1 में डाटा कितना पड़ा है, 2 पड़ा है, और जो हमारा A2 है इसमें डाटा कितना पड़ा है, 3। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 रेज टू पावर 3।
अब 2⁻³ का मतलब क्या होता है, हमें 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना। तो 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो उस टाइम पे हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, मतलब इस सेल पे हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8। तो ऐसे करके जो हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन है वो एक्सेल में परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ लॉजिकल कंडीशनल फार्मूलाज भी होते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे हम अब एक्सेल की जैसे हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे, जैसे हम अभी वर्ड की मतलब एमएस वर्ड के हमने थोड़े से क्वेश्चन देख लिए हैं, अब थोड़े थोड़े हम एक्सेल के क्वेश्चन भी देखेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको ये सारे के सारे डिस्कस करवाऊंगा। इसके अलावा कुछ हमारे पास टेक्स्ट फंक्शंस भी होते हैं, है ना। टेक्स्ट फंक्शंस में एक्चुअल में होता क्या है कि क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको तो सारे वो याद ही करने हैं, मतलब याद इन द सेंस आपको क्या करना है, अगर एक बार इनको आप एक बार देख भी लोगे ना तब भी आपको ये सारे के सारे ऐसे ही याद हो जाएंगे एज इट इज। आपको इनको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे हम कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं वो हमें ज्यादा याद रहती है एज कम्पेयर टू हम उसको समराइज करें या फिर उसको एक तरीके से रट्टा मारे किसी चीज को। तो फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्स्ट बेस देख लेते हैं, जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, जो हमारे पास टेक्स्ट बेस फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है लेन फंक्शन का, ठीक है। अब लेन फंक्शन में हम एक्चुअल में हम क्या करेंगे, लेन और यहाँ पे a1। अब लेन का मतलब क्या होता है, लेन क्या करता है, ये क्या करता है, काउंट करता है कैरेक्टर्स को, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब देखता हूँ, ये क्या करता है, काउंट कैरेक्टर्स। अब काउंट कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे A1 नाम का सेल है। अब A1 सेल के अंदर मेरे पास डाटा पड़ा है, मान लेते हैं यहाँ पे लेता हूँ ABCDE, ऐसे करके मैंने इसके अंदर कोई डाटा फिल किया है, ठीक है। आप ABCD की जगह किसी का नाम यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, XYZ। तो ये क्या करेगा बेसिकली, जितना भी इसके अंदर लेंथ है उसको मुझे वहां पे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको इलेबोरेट करके लिखूं थोड़ा, तो यहाँ पे इक्वल टू LEN, और यहाँ पे मैं एग्जांपल नॉर्मली ले लेता हूँ, कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया। अब देखो ये हेलो में कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 कैरेक्टर हैं। तो हमें जो आउटपुट मिलेगी इसकी वो कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। तो ऐसे करके जो हमारा लेन फंक्शन है वो काम करता है। अब लेन एक्चुअल में क्या होता है, लेंथ बताता है। तो यहाँ पे देखो हेलो की लेंथ कितनी थी, हमारी 5 थी। इसके अलावा आप कोई और एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, है ना, वो उसके लेंथ बता देगा आपको। इसके अलावा हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तो हमने ये देख लिया लेन फंक्शन, दूसरा आता है हमारे पास लेफ्ट करके, तो इसको भी लिख लो आप, LEFT। लेफ्ट फंक्शन क्या काम करता है, लेफ्ट फंक्शन में फॉर एग्जांपल वही ले लेता हूँ मैं, A1 और कोमा करके यहाँ ले लेता हूँ मैं 3। तो A1 3 क्या काम करेगा, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखें अगर हम, तो इसको आपने ऐसे समझना है कि जो हमारा, एक सेकेंड, तो लेफ्ट A1 3 करके इसका मतलब क्या होगा। अब देखो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, ये बताता है कि एग्जैक्ट लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर कितने होते हैं, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लिखना होगा तो इसको आप लिख लेना, ये बताता है एक्सट्रैक्ट, बेसिकली बताता है एक्सट्रैक्ट करके बताता है क्या चीज को, लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर्स, ठीक है। इसको आपको एग्जांपल से अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर्स देख लेना। अगर इसको मैं नॉर्मली एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जांपल थोड़े रेड पेन से ले लेता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इज इक्वल टू लेफ्ट, और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट इसके अंदर लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एक्सेल करके, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख दिया एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे डबल कोट्स लगा लेना, क्योंकि टेक्स्ट को हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, एक्सेल, और यहाँ पे डबल कोट्स बंद, और यहाँ पे मैंने कर दिया नंबर 3। तो जब इसकी आउटपुट आएगी, अब इसकी आउटपुट मतलब बेसिकली इसका जो, जब इसको मैं एंटर करके एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो मेरे पास जो सेल है उसके अंदर डाटा क्या आ जाएगा, EXC करके, ठीक है। अब इसने देखो क्या किया, इस फंक्शन ने, इसने जो स्टार्टिंग किया मतलब लेफ्ट से स्टार्ट किया और कितने नंबर तक गया, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर तक गया, ये 3 नंबर तक, 1 2 3। तो इसने 3 नंबर कैरेक्टर तक गया और उसको ही क्या किया, प्रिंट कर दिया बेसिकली, या फिर उसको मुझे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और इसी की तरह अगर मैं लेफ्ट करके एग्जाम्पल सेम टू सेम यही है, LEFT, और इसी में मैं क्या करूं, एक्सेल को, और यहाँ पे कोमा कर दूं 2, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, EX आएगा, क्योंकि मैंने इसको बोल दिया कि सिर्फ तुझे क्या करना है, जो लेफ्ट के दो जो एक्चुअल में अल्फाबेट है बस उसी को प्रिंट करना है, तो वो क्या करेगा, 2 को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा ऐसे करके लेफ्ट फंक्शन काम करता है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है, तब इसको हमने बोला है कि हमारा लेफ्ट फंक्शन है। इसके अलावा और आते हैं हमारे पास राइट फंक्शन। अब देखो राइट फंक्शन क्या काम करेगा, अब देखो जहाँ जैसे हमने लेफ्ट में क्या किया, लेफ्ट से स्टार्ट किया, वैसे ही राइट फंक्शन क्या करेगा, राइट से स्टार्ट करेगा, है ना। तो ये जो बेसिक नॉर्मल सी चीजें, ज्यादा ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, बस आपको ये चीजें समझनी पड़ती हैं।
जैसे आप इनको अभी समझ जाओगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको उन्होंने एग्जाम्पल ही दे दिया है ना, तो यहाँ पे इसका मैं सेकंड बता देता हूँ आपको। इज इक्वल टू हमारे पास राइट जो आता है। अब राइट फंक्शन क्या करेगा, एक तो फॉर एग्जाम्पल किसी सेल का रेफरेंस है, सेल में एक्चुअल में कोई डाटा ही पड़ा होगा A1, 3 है ना, तो या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ, मेरे पास एक सेल है A1। अब इस सेल में पड़ा है मेरे पास, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ किसी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल साहिल करके नाम लिख दिया यहाँ पे, साहिल करके नाम लिख दिया। अब यहाँ पे अब देखो, जब मैं राइट मोस्ट फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा तो इसकी आउटपुट क्या आएगी कि यहाँ पे A1 सेल के अंदर देखो क्या है, साहिल लिखा है, और साहिल के मुझे राइट हैंड से 3 कैरेक्टर लेके डिस्प्ले करने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 3। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा डिस्प्ले होके HIL, क्योंकि इसने स्टार्ट कहाँ से काउंटिंग की, वहां से 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट की थी। पर जब हम लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट करता। ठीक है, अगर इसी चीज को अगर मैं लेफ्ट की फॉर्म में लिखूं, इक्वल टू लेफ्ट और यहाँ पे A1, 3, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, ये लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर को डिस्प्ले कर देगा, तो यहाँ पे आएगा SAH। तो ये डिफरेंस होता है हमारे लेफ्ट और राइट जो टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मिड आता है। अब मिड क्या करता है, वो एग्जैक्टली मिडल कैरेक्टर्स को प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि ये सारे एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं पूछेंगे, वो सिंपली आपको ऐसे करके दिया जाएगा और आपको आउटपुट में लिखा होगा ऐसे SCH लिख दिया, XYZ करके लिख दिया, तो वो बस ऑप्शंस को चेंज करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको बताने में से राइट आंसर क्या हो सकता है। इसके अलावा जैसे हम थर्ड यहाँ पे देख लेते हैं कि ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारे पास थर्ड आ गया टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन में MID, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल में जो मिडल हमें वैल्यू है वो चाहिए। तो यहाँ पे A1 कॉमा यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, अब 2 और 3 एक्चुअल में ये क्या काम करते हैं, अब इसकी मतलब समझ लो, जो हमारा मिड है ये क्या करता है, ये करता है एक्सट्रैक्ट, क्या चीज एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है, मिडल कैरेक्टर, मिडल कैरेक्टर्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिड जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है मिडल कैरेक्टर्स को। तो अगर इसका एग्जांपल मुझे बताना हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल टू MID करके, और यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट मैंने एक्सेल ही ले लिया फिर से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, 3। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, मिडल वैल्यू लेगा, और मिडल की कितनी वैल्यू लेगा, हमारे पास जो 3 वैल्यू है उनको वो लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिडल की 3 वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास, XCE। ठीक है, तो मिडल की 3 वैल्यूज कितनी हो जाएंगी हमारे पास, XCE। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, हमारे मिड वैल्यू जो प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये मिड फंक्शन ऐसे काम करता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ आता है, अपर आता है, एक आता है लोअर आता है ना, वो भी देख लेता हूँ, अपर और लोअर। तो जैसे हमारे पास एक अपर फंक्शन आता है, अपर फंक्शन क्या करता है, जैसे हमने कोई टेक्स्ट को छोटे में लिखा है तो उसको वो बड़े में कर देगा, और लोअर बस इसका उल्टा कर देगा, लोअर में अपर में लिखा होगा उसको वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल ले लूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल अपर, और इसके अंदर मैंने लिखा है ऐसे करके एक्सेल। ठीक है, और इसी तरह मैं दूसरा ले लेता हूँ फंक्शन लोअर। ठीक है, LOWER लोअर, और यहाँ पे भी इसका, एक सेकंड उसको ढंग से लिख देता हूँ जरा, इक्वल टू लोअर करके हमारे पास फंक्शन है। अब लोअर के अंदर मैंने लिखा है ऐसे करके एक्सेल। ठीक है, अब देखो इन दोनों में आउटपुट क्या आएगी, जब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, तो ये करेगा अपर, जो अपर फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी हमारी, एक्स से करके एक्सेल। और जब हम लोअर की बात करते हैं तो लोअर क्या करेगा, जो अपर वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर देगा लोअर में, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्सेल करके। ठीक है, स्मॉल एक्सेल करके आ जाएगी। तो ये फंक्शन होते हैं हमारे पास जब हम टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस की बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा गया था, कनकैटिनेट फंक्शन। ये आपको सारे एज इट इज ऐसे ही लिखने, क्योंकि 4 5 है वो सारे के सारे ऐसे ही टेक्स्ट बेस्ड पूछे जाएंगे, तो ये सारे के सारे टेक्स्ट बेस्ड ही जो फंक्शन है उसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, है ना। तो जो यहाँ पे लास्ट और वो इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बेस्ड के अंदर, जो कौन सा होता है हमारे पास, कनकैटिनेट। यहाँ देता हूँ कनकैटिनेट फंक्शन। ठीक है, कनकैटिनेट फंक्शन काम कैसे करता है, तो इसको मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। कनकैटिनेट का मतलब क्या होता है, ये करता है ज्वाइंट करता है टेक्स्ट को। अगर इसको आपको बाय एग्जांपल समझना हो तो यहाँ पे लेता हूँ इक्वल टू, क्योंकि देखो सारे फंक्शन स्टार्ट किससे होते हैं, या फिर सारे फॉर्मूले कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इक्वल टू से, है ना, जो हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो बस हम क्या करें, उसको थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में जितने बेसिक क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं आएंगे, तब भी आपको जो फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो तो एग्जाम में पक्का ही पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पे आ गया कंकैटिनेट, और यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना है, यहाँ पे कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ देखता हूँ अमन, और इसको टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट वन आ गया कि ये टेक्स्ट करता है, ज्वाइन करता है कनकैटिनेट, तो दो दो टेक्स्ट को ही ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया अमन, और यहाँ पे मैं दूसरा टेक्स्ट लेता हूँ शर्मा। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको लिख दिया। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो कैसी आएगी मेरे पास, ऐसे करके अमन, और यहाँ पे शर्मा की भी और अमन के बीच में गैप नहीं होगा, ये इकट्ठा हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलता है कनकैटिनेट। मतलब ये हमारे पास दो अलग अलग टेक्स्ट थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हमारे पास अमन ऐसे लिखा था एक सेल के अंदर, दूसरे सेल के अंदर हमारे पास शर्मा अलग लिखा था। पर जब मैंने इन दोनों को, अब ये सेल कौन सा मेरा A1 है और ये मेरा A2 है, अब मैंने A3 के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, वही चीज इक्वल टू, और ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो एंटर प्रेस करने के बाद जो इस सेल में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो ये वाली वैल्यू हमें डिस्प्ले हो जाएगी, अमन शर्मा, जो इकट्ठा करके लिखा गया होगा। इसको बोलते हैं हम कनकैटिनेट फंक्शन। तो ऐसे करके हमारे पास काफी ज्यादा फंक्शन आते हैं, डेट के फंक्शन आते हैं, टाइम के फंक्शन आते हैं। जैसे हम एक्सेल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हम उस टाइम पे इन सभी को डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्री फॉर्मेटेड पेपर यूज्ड एज इनपुट और आउटपुट मीडिया नोन एज। यहाँ पे सिंपली बात करिए, जो हमारे पास प्री फॉर्मेटेड जो एक्चुअल में पेपर यूज किया जाता है इनपुट और आउटपुट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेपर टेप। ठीक है, ये एक्चुअल में जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ये चीजें आती हैं कि पेपर टेप क्या होता है हमारे पास। ठीक है, ये पेपर टेप एक्चुअल में क्या होता था उस टाइम पे, जैसे हमें कोई वैल्यू इनपुट करवानी होती थी या फिर हमें कोई आउटपुट लेनी होती है, तो उस टाइम पे हम जो एक तरीके का मीडिया यूज करते थे उसको हम बोलते हैं पेपर टेप, है ना। तो पेपर टेप एक्चुअल में होता है कि ऐसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है, ये देखो, ये क्या आपके पास एक पेपर टेप का एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो, ये एक्चुअल में पेपर टेप के ऊपर क्या किया, पूरी की पूरी कोडिंग की है, और वो मशीन क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे करके ये पूरी की पूरी पेपर टेप टेक्नोलॉजी हमारी पहले यूज की जाती थी। अब पेपर टेप को समझने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले रखा था। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पैसे करके पेपर है, जो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे इस साइड पे, ये आप यहाँ पे देखो आप, तो ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये पेपर टेप है पूरी की पूरी। अब ये इस मशीन की हेल्प से क्या हो रही है, रीड की जा रही है कि इस पेपर टेप में एक्चुअल में क्या प्रोग्राम लिखा गया है, और वो प्रोग्राम कहाँ इनपुट जाएगा, हमारे सीपीयू के पास जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जो हमारा पेपर टेप काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है पेपर टेप का। अब पेपर टेप में देखो, यहाँ पे एक जो हमारे पास इंटरनेशनल जो मोर्स कोड था, जो एक्चुअली मोर्स एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा एक कोड दिया गया था। उन्होंने बोला था कि एक पीरियड के सिंबल के बाद अगर ये डैश ऐसे करके आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो करेक्टर ए को डिस्प्ले कर रहा होगा, मतलब करेक्टर ए को शो कर रहा होगा। और वैसे अगर मुझे करेक्टर बी को शो करवाना होगा कंप्यूटर में, तो वहां पे पेपर टेप में एक डैश और वहां पे 3 टाइम मुझे पीरियड यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे करके जो हमारा जो एक्चुअल में पेपर कोड है उसमें कोडिंग की जाती है। अब यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मैथ इज फन, है ना। इसमें लिखा है, ये देखो, मैथ इज फन, FUN करके लिखा है। अब एक्चुअल में इसको कैसे कोड किया होगा, तो इसको कोड करने के लिए देखो, यहाँ पे ये फीड होल्स हैं, है ना। इसको आपको छोड़ो, यहाँ पे फीड होल्स, यहाँ पे सिंपली देखो, मैंने क्या बोला था, जब मैथ लिखना, अब यहाँ पे मैथ में देखो, यहाँ पे सिंपली मैथ क्या क्या लिखा है, सिर्फ आपको दो डैश यूज करने हैं, कोई भी आपको डॉट यूज नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे देखो डॉट की जगह कुछ भी यूज नहीं किया है, पर डैश की जगह क्या यूज किया है, दो होल। तो इसका मतलब है कंप्यूटर उसको क्या समझ आएगा कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे M होगा। अब देखो ए के लिए क्या यूज करना है, अब ए के लिए देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक डॉट यूज होगा, मतलब सिंपली बोलूंगा, एक डॉट यूज होगा और एक हमारा डैश यूज होगा। अब देखो ए के लिए सबसे पहले क्या होगा, एक इसने डॉट यूज किया, और उसके बाद क्या यूज हुआ, वहां पे डैश हमारा यूज हुआ, है ना। तो ऐसे करके जो हमारा ए है, जो कंप्यूटर है, वो उसको समझ आएगा कि वो यहाँ पे जो यूजर है वो ए की बात कर रहा है। और यहाँ पे अगर टी, एक्चुअल में टी कैसे डिस्प्ले होगा, अब टी के सामने देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे सिंपल टी में डैश ही यूज होगा, इसके अलावा कुछ और यूज नहीं होगा। तो देखो, डॉट वाली जगह तो कुछ भी नहीं लिखा है, पर डैश वाली जगह वहां पे क्या किया मैंने, एक पंच कर दिया बेसिकली, है ना। तो ऐसे करके जो हमारी पूरी की पूरी कोडिंग थी, जो हिस्ट्री में एक्चुअल में हम देखते हैं ना, पंच कार्ड की हेल्प से पूरी की पूरी कोडिंग की जाती थी, वो एक्चुअल में बेसिक्स, एक्चुअल में वो बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि ऐसे करके वो पूरी की पूरी कोडिंग की जाती थी। कि एक्चुअली मुझे अगर मैथ को डिस्प्ले कंप्यूटर को समझाना हो कि मुझे M प्रिंट करना है, या मुझे A प्रिंट करना है, मुझे वो कुछ समथिंग कोई भी लेटर और प्रिंट करना है, कोई मुझे सिंबल प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या कोडिंग फॉलो करनी पड़ती है, तो वो एक्चुअल में यहाँ पे पूरी की पूरी डिस्प्ले करवाई गई है।
अब देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम एन की देखें, तो अगर आपको देखना है एन का कोड क्या होता है, तो एन में सबसे पहले तो डैश आता है, मतलब एक तो डैश यूज होगा और एक हमारा जो पॉइंट वाला सिंबल है, इसको पीरियड का सिंबल बोलते हैं, वो यूज होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो एक तो डैश एन में देखो सबसे पहले डैश यूज किया गया है, और उसके बाद जो हमारे पास डॉट का सिंबल है वो वहाँ पे यूज किया गया है। तो ऐसे करके हमारी पूरी की पूरी जो हमारी कोडिंग ऐसे की जाती थी। तो बस मैं ये थोड़ा एग्जांपल ऐसे समझा दी, क्योंकि कई बार यूजर को, कई जो स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि एक्चुअल में जो कोडिंग की जाती थी हिस्ट्री में वो कैसे की जाती थी। तो ये एक्चुअल में ये पूरी की पूरी कोडिंग ऐसे करके की जाती थी। तो ये हमारा पेपर टेप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, स्टोर डाटा टेम्परेरी एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। तो ये एक्चुअल में किसकी हेल्प से किया जाता है, रजिस्टर की हेल्प से किया जाता है ना। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रजिस्टर हमारे पास एक मेमोरी होती है जो डाटा को स्टोर करती है टेम्परेरी, और पास कर देती है किसको, डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, और मतलब बेसिकली बोला जाए कि किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा हमारी जो रजिस्टर का डाटा है वो कंट्रोल किया जाता है। और ये हमने काफ़ी टाइप के रजिस्टर पढ़े थे, है ना। जैसे हमने डाटा रजिस्टर पढ़ा था, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पढ़ा था, और डाटा रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी डाटा रजिस्टर, एमडीआर करके बोलते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था एक्यूमुलेटर पढ़ा था, है ना, इसको हमने सिंपली ए पढ़ा था। इसके अलावा हम पढ़ते हैं प्रोग्राम काउंटर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम मतलब काफ़ी ज़्यादा हम जो रजिस्टर है वो पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर था उसमें हम पढ़ते हैं डी रजिस्टर, ई रजिस्टर, ठीक है, एच रजिस्टर, के रजिस्टर। तो ऐसे करके हम जितने भी रजिस्टर है वो सारे के सारे पढ़ते हैं। पर यहाँ पे सिंपली पूछा था कि ऐसा कौन सी मेमोरी है जो डाटा स्टोर करती है टेम्परेरी। एक तो पहले टेम्परेरी स्टोर करती है, एंड पास इट, और ये उसको पास कर देती है कहीं और, किसके कहने पर, कंट्रोल यूनिट के कहने के ऊपर। तो ये कौन सी हमारी रजिस्टर, मतलब कौन सी मेमोरी आती है, ये हमारी रजिस्टर आती है, और ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, रजिस्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी है जो सबसे फास्टेस्ट है, वो रजिस्टर होती है। रजिस्टर के बाद कौन सी पढ़ी थी हमने, कैशे मेमोरी पढ़ी थी वो एक्चुअल में, उसके बाद सेकंड नंबर पे फास्टेस्ट आती है। अब कैशे के भी आगे हमने तीन क्लासिफिकेशन करी थी, L1 L2 L3 करके। तो जो हमारी L1 होती है वो उससे फास्ट होती है, फिर L2 और फास्ट होती है, और L3 और फास्ट होती है। तो ऐसे करके जो हमारे पास जो पूरी की पूरी जो कैशे है या फिर पूरी मेमोरी हिरार्की हमने पहले भी डिस्कस करी थी। तो आपको क्या करना है, पीछे के जैसे लेक्चर्स हैं उसमें देखना, कहीं पे हमने मेमोरी हिरार्की डिस्कस किया है, तो वहाँ पे मैंने ये भी चीज़ें पूरी डिटेल में डिस्कस करी हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर हमारी, एक तो पूछा था रजिस्टर हमारी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, पर जो उसका मेमोरी साइज होता है वो सबसे कम होता है। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर स्पीड पूछी जाए तो स्पीड तो सबसे ज़्यादा आती है, पर जो अगर मेमोरी साइज पूछा जाए, ठीक है, जो मेमोरी का साइज होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो रजिस्टर एक्चुअल में होते कितने, ऐसे आजकल हम यूज़ करते हैं 32 का, सबसे मोस्ट कॉमनली 32 और 64 का हम यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारा जो कंप्यूटर है या फिर जो हमारा सिस्टम हम परचेज कर रहे हैं वो 62 बिट का या 32 बिट का है। तो एक्चुअल में 32 और 64 बिट इस चीज़ को शो करते हैं कि जो उसका रजिस्टर साइज है, जिसमें जो माइक्रो प्रोसेसर उसके साथ डील करेगा डाटा के साथ, वो एक टाइम पे कितने डाटा के साथ डील कर सकता है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली भाषा में बोल देते हैं कि मेरा जो सिस्टम है वो जो 32 बिट का या फिर 64 बिट का है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आर ए आई डी स्टैंड फॉर। जो हमारे पास आर ए आई डी होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं रिटर्डेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और ये तो ना दो तीन बार एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा रेड होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया था। इसमें कुछ ज्यादा, जैसे हम बोले ना, कुछ ज्यादा मतलब कुछ और चीजें पूछी जाती हैं, वो सिंपली बस इतना पूछा जाता है कि आपको रेड के बारे में डिटेल में बताना है। तो रेड एक्चुअल में होता है कि इसमें रिटर्न एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क बोलते हैं रेड को। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज नोन एज। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं, या बेसिकली बोलूँ तो ये हमारा आता है कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसका एग्जांपल समझाया था, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंप्यूटर ए है और दूसरा मेरे पास कंप्यूटर बी है। ए और मेरे पास बी कंप्यूटर है, और ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने एक डिवाइस यूज किया है, नेटवर्किंग डिवाइस मॉडेम यूज किया है। तो इसके पास अपना मॉडेम होगा और बी के पास अपना क्या होगा, मॉडेम होगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बी ले देता हूँ। तो एक्चुअल में मॉडेम ए और मॉडेम बी के बीच में एक कनेक्शन मैंने बनाया होगा। अब ये कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, या तो वो आपका वायर्ड कनेक्शन हो सकता है, या तो आपका वायरलेस हो सकता है। बस सिंपली बोलने का मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बना होना चाहिए, क्योंकि डाटा तभी सेंड होगा ना जब दोनों के बीच में कनेक्शन होगा।
तो वो कनेक्शन चाहे तारों की हेल्प से होगा या तो वायरलेस मतलब या तो कोई रेडियो वेव्स की हेल्प से होगा, है ना। तो बेसिकली दो ही तरीके हैं हमारे पास कनेक्शन बनाने के। तो अगर हम सिंपली वायरलेस की या फिर वायर्ड किसी की भी बात करें तो जो एक्चुअल में मीडियम होता है ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, जिसकी हेल्प से डाटा जाता है, इसको हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल। ठीक है, कैरियर सिग्नल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो मेरा ए पर्सन है, इसने मैसेज लिखा हेलो। अभी हेलो एक्चुअल में ये क्या है, इसको बोलते हैं हम ओरिजिनल मैसेज। ओरिजिनल मैसेज, क्योंकि ये मैसेज जाना चाहिए कि उसके पास, बी के पास जाना चाहिए। तो जो मेरा हेलो है, ये मॉडर्म क्या करेगा, मॉडर्म इस टाइम पे मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेगा। तो मॉड्यूलेशन में होगा क्या, जो मेरा हेलो मतलब ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है, जो ओरिजिनल मैसेज है, वो प्लस किसके साथ अटैच हो जाएगा, मेरे कैरियर सिग्नल के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों अटैच हो जाएंगी, मतलब कहाँ पे अटैच होंगे, जो हम यहाँ पे इस जगह पे ये देख रहे हैं ना, एक सेकंड रुकना। जो ये ओरिजिनल प्लस कैरियर जो एक्चुअल में कंबाइन हो गया, वो कंबाइन हो गया कहाँ पे सेंड होगा, इस जगह पे, इस जो कैरियर सिग्नल है यहाँ से वो सेंड होगा। तो जैसे वो मॉडम 2 के पास पहुंचेगा, तो मॉडम 2 क्या करेगा, जो यहाँ पे कैरियर सिग्नल था उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके पास हेलो भी पहुंचा और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा सिग्नल था वो भी पहुंच गया। और एक्स्ट्रा सिग्नल कौन सा था, जो कैरियर सिग्नल था। तो डीमोडुलेशन में क्या होगा, वो इस चीज को रिमूव कर देगा और जो हेलो है वो भेज देगा बी को। तो बी के पास क्या पहुंच जाएगा, ओरिजिनल मैसेज पहुंच जाएगा। तो ऐसे करके जो हमारा डाटा है वो ट्रांसमिट होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि पूछा था कि किसकी हेल्प से होता है, तो वहाँ पे कैरियर लिखा है, तो एक्चुअल में पूरा मतलब होता है कैरियर सिग्नल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और जितने भी आप क्वेश्चन ये पढ़ते हो ना, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ मल्टीपल क्वेश्चंस लिंक होते हैं, तो एग्जाम में ऐसा ही होता है कि अब हमें ऐसा लगता है कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था और इसके रिगार्डिंग हमने थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लिया होता, तो वो मे बी हमें थोड़ा और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है एग्जाम में। तो बस हम उसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे कि आपके मतलब एक क्वेश्चन के साथ हम काफ़ी मल्टीपल क्वेश्चन जो भी लिंक होते हैं आपस में, उनको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ वैसे ही लिंक करके पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्जाम में है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके इसके रिगार्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कुछ भी क्यूरी आती है, तो मुझे कमेंट कर दिया करो नीचे, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।